देश में जब आपातकाल लागू किया गया तो क्या परिस्थितियां बनी, इस पर हम विचार करेंगे। विषय समसामयिक है, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का संकल्प बार बार ये जो भी 2024 के चुनाव गए हैं इनमें दोहराया गया था। हम सबने सुना था, कांग्रेस की ओर से विशेष रूप से संविधान की प्रति लहरा करके लोगों को आंदोलित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने स्वयं ने इसमें कितना सहयोग दिया, यानी संविधान की रक्षा करने में वह स्वयं कितनी सक्रिय रही, यह भी आज विचार करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 ये प्रावधानित करता है कि जब कोई विशेष परिस्थिति ऐसी बनती है जिससे आंतरिक या बाह्य खतरा देश की एकता और अखंडता को होता हुआ दिखाई दे, तो उस समय हमको क्या करना है। यानी कि देश में उस समय आपातकाल लगा करके देश की रक्षा करने के लिए देश की सरकार काम करेगी। ये व्यवस्था वहां पर है, ये प्रावधान है। लेकिन 1975 में 1975 में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हम किसी आंतरिक या बाह्य ऐसे किसी खतरे से जूझ रहे थे, निकल रहे थे, गुजर रहे थे, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता हो। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। विभाजन के पश्चात 1971 में इंदिरा गांधी ने देश में मध्यावधि चुनाव कराए और यही वे मध्यावधि चुनाव थे जिनके बाद फिर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की परंपरा विलुप्त हो गई। देश के राज्यों की विधानसभाएं तो बनी रहीं, परंतु देश की पार्लियामेंट के लोकसभा नाम के सदन के चुनाव हुए, जिससे चुनावों में अलग अलग कराने की एक नई परंपरा पैदा कर दी गई। उससे पहले सारे चुनाव एक साथ होते थे तो खर्चा कम होता था। इसके उपरांत भी देश के लोगों ने 518 लोकसभाई क्षेत्रों में से 352 लोकसभाई सीट देकर के, अर्थात इतने एमपी देकर के, सांसद देकर के कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया। इस प्रचंड बहुमत के मिलने के पश्चात इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, जिसमें बांग्लादेश को अलग करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, हम भी इसको अच्छा मानते हैं। देश का सम्मान बढ़ा, लेकिन देश का सम्मान उस समय कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया जब देश की प्रधानमंत्री 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ने पर तो सहमत हो गई, लेकिन 54 अपने सैनिकों को छुड़ाने में सफल नहीं हो पाई। ये इस सारी जीत का एक दुखद पहलू था और आज तक हमारे वो 54 सैनिक कहाँ रहे, कहाँ गए, कौन सा ब्लैक होल उनको समा गया, खा गया,
ये कुछ पता नहीं पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासन काल के दौरान जब वहां के सैनिक शासक मुशर्रफ से वार्तालाप की थी, आप सबको याद होगा, आगरा के ताजमहल में बैठ करके वो चर्चा चली थी। तब भी उन्होंने ये बात उठाई थी, लेकिन पाकिस्तान उस समय भी नकार गया था, कह दिया था कि ऐसा कोई युद्ध अपराधी आपका हमारे यहाँ पर नहीं है। और इस प्रकार से वो 50 वर्ष पुराना युद्ध, 55-54 साल पुराना युद्ध, उसमें जो कैदी हमारे रहे थे उनकी कोई जानकारी हमको नहीं हुई। परंतु विषय दूसरा है, इस विषय पर ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। देखिए, इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव लड़ा। उनके सामने चुनाव लड़ने वाले थे राजनारायण सिंह। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने एक डमी कैंडिडेट, एक कमजोर कैंडिडेट अपने सामने खड़ा करके उसको 50,000 रुपए की रिश्वत दी, जिससे दूसरे लोगों के मतों को कम किया जा सके और अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। आरोप नंबर 2 था, इंदिरा गांधी ने सेना के जहाज का अनुचित प्रयोग किया है। चुनाव प्रचार के दौरान उनको ये छूट नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे कुछ आरोपों को लेकर के जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इंदिरा गांधी ने देखा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। जगमोहन जी के ऊपर दबाव डालने के लिए इंदिरा गांधी ने एक सांसद की विशेष रूप से ड्यूटी लगा दी थी, जो उनके घर पर जाकर के प्रातः काल में बैठ जाते थे। उन पर दबाव होता था कि तुम्हें जो भी कुछ करना है वो इंदिरा गांधी के हक में करना है। संविधान की हत्या का ये क्रूरतम सिलसिला था जो चल गया था। एक दिन के लिए लिखा गया है कि जज महोदय ने जब ये देखा कि बाहर सांसद महोदय आकर के बैठ गए हैं, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से, घर में तैनात व्यक्तियों से, अपने परिजनों से ये कह दिया कि इनसे कह दीजिए कि वो आज अपने भाई से मिलने के लिए गए हैं, यहाँ पर है नहीं। उनको ये भी ऑफर दिया गया था कि आपको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, लेकिन आप निर्णय इंदिरा गांधी के पक्ष में दीजिए। इसके उपरांत भी उनको लालच छू तक नहीं गया था। उन्होंने इनकार कर दिया, प्रत्येक परिस्थिति में झुकने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने आगे चलकर के निर्णय दिया। 12 जून को उनका निर्णय आया, जिसमें अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके उपरांत भी इंदिरा गांधी को विशेष शर्तों के साथ प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी थी, परंतु इसके उपरांत भी उन्हें इन सब बातों से संतोष नहीं मिल रहा था। ये भी एक तथ्य है कि इंदिरा गांधी जी ने उस समय इस्तीफा देने का मन बना लिया था। इंदिरा गांधी के उस निर्णय पर जितने भी चाटुकार थे,
वो सारे के सारे उनके इर्द गिर्द आकर के जमा हो गए। इस घटना से भी पहले यानी 12 जून को जो ये चुनाव के संबंध में जजमेंट माननीय न्यायालय की ओर से आया था, इससे भी 6 महीने पहले यानी कि जनवरी 1975 के महीने में उस समय के पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप देश में आपातकाल लगाइए और ये जितने भर भी विपक्षी नेता हैं इन सब को उठा करके जेल में डालिए, इनकी अच्छी धुनाई होनी चाहिए। इस समय आपको जो भी कोई चुनौती दे रहा है उसका निवास केवल जेल हो सकती है। प्रक्रिया वहां से बननी आरंभ हो गई थी। इंदिरा गांधी की मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए इन प्रकार के चाटुकारों ने वहां से काम करना आरंभ कर दिया था। जब 12 जून का जजमेंट आया तो सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल से भाग करके दिल्ली आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको जो है इमरजेंसी लगानी चाहिए देश में। इंदिरा गांधी इसके उपरांत भी जजमेंट के बाद इस्तीफा देने की बात कर रही थी। यहां तक इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण कहीं तक ठीक था, परंतु इसी समय जब वह अपने आवास पर अनेक नेताओं से घिरी हुई थीं और वह अपने इस्तीफा पर विचार कर रही थी, उनके विचार मांग रही थी, तभी उनका बेटा संजय गांधी वहां पर उपस्थित होता है। उस समय वह मारुति गाड़ी की जो उन्होंने कंपनी दिल्ली के पास गुड़गांव में स्थापित की थी उसकी देखभाल में अधिक व्यस्त था। वहां से लौटता है तब तक उसको कोई जानकारी नहीं थी कि कोई जजमेंट आ गया है, लेकिन अपने आवास पर इस प्रकार की चल रही बैठक को देख करके और नेताओं के लटके हुए मुंह को देख करके उन्होंने ये अनुमान लगाया कि कोई ना कोई ऐसी घटना हो गई है जो कि दुखद है और बहुत संभव है कि यह जजमेंट हमारे खिलाफ आ गया हो। इस जजमेंट को देखने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने खास लोगों को जजमेंट आने से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजा था, जज साहब के घर पर। उनकी भरसक कोशिश थी कि किसी प्रकार से जजमेंट को देख लिया जाए, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने सारा कुछ जजमेंट लिखने के उपरांत भी उसका जो अंतिम भाग होता है जिसको कानून की भाषा में ऑपरेटिव पार्ट कहते हैं, जिसको आदेश कहते हैं, जो उसका सार होता है अंतिम, वो नहीं लिखा था। इतना निर्भीक जज था वो। उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि मैंने आज किसी तरीके से जजमेंट पढ़ा दिया तो ये एकदम आउट हो जाएगा और उस समय फिर इसकी कोई गरिमा नहीं रहेगी। इसलिए अंतिम पंक्तियां उस समय लिखी जब जजमेंट सुनाया गया। तो इंदिरा गांधी भरसक प्रयास करने के उपरांत भी उस जजमेंट को पहले प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई थी। जजमेंट आया तो जो मीटिंग चल रही थी संजय गांधी उसमें आए। उसी समय कांग्रेस के जो नेता थे यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष वो थे देवकांत बरुआ। देवकांत बरुआ के बारे में आप सबने सुना होगा कि उन्होंने ही कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। ये चाटुकारिता की हद थी। लेकिन ये कहा किस परिस्थिति में था, थोड़ा सा आज इस पर भी विचार करते हैं।
देवकांत बरुआ को उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष तो बना दिया गया था, लेकिन इसके उपरांत भी वह जिस प्रकार से आज खड़गे एक परिवार की परिक्रमा करने में अपने आप को व्यस्त दिखाते हैं, मस्त दिखाते हैं, स्वस्थ दिखाते हैं, वही मानसिकता उनकी भी थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे विनम्र व्यक्तित्व को इस पद से इसलिए हटाया गया था कि वह अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखना जानते थे, और देवकांत बरुआ जैसे चाटुकार को बैठाया गया। लेकिन देवकांत बरुआ के मन में भी कुछ और चल रहा था, और यह तथ्य शायद ही कोई जानता हो कि उन्होंने इंदिरा गांधी से उस समय यह कहा था कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाओ कुछ समय के लिए, और मैं देश का प्रधानमंत्री, मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो। इंदिरा गांधी ने उनकी तरफ को देखा। इससे पहले कि इंदिरा गांधी कोई अपनी ओर से उस पर टिप्पणी करती, संजय गांधी ने उस वाक्य को सुन लिया था, इसलिए उन्होंने तुरंत इंदिरा गांधी को वहां से उठ करके कमरे में आने का संकेत किया। एकांत में ले जाकर के उसने कड़कती हुई भाषा में इंदिरा गांधी को लगभग डपटते हुए कहा कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ये जितनी चाटुकार मंडली बैठी है ये सारी की सारी तुमको खा जाएगी, और ये देवकांत बरुआ है, ये कभी प्रधानमंत्री बनने के पश्चात फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए इस्तीफा नहीं देना है, प्रधानमंत्री बने रहना है। इंदिरा गांधी की जो थोड़ी सी मानसिकता कुछ लोगों ने बदलने का प्रयास किया था, यहां से वो 70% इस मत की हो गई कि अब इस्तीफा नहीं देना। संतानों के हस्तक्षेप इसी प्रकार के निर्णय दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं। तभी कांग्रेस के एक नेता जो समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बंसीलाल महोदय, बोलने के लिए खड़े होते हैं। उनकी और संजय गांधी की दोनों की अच्छी पटती थी। जिन लोगों को याद होगा उन्होंने उस समय का नारा भी सुना होगा, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। तो ये बंसीलाल महोदय खड़े होते हैं और इन्होंने उस मीटिंग में कहा कि आप इस्तीफा नहीं देंगी और इन सारे नेताओं को गिरफ्तार करके आप हरियाणा की जेलों में डलवाइए, मैं इनका उपचार करूंगा। और यही हुआ था। मोरारजी देसाई जैसे नेताओं को उस समय उठाकर के हरियाणा की जेलों में डाला गया था। लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में डाला गया, और उनके साथ जो अत्याचार हुए वो अवर्णनीय हैं। यानी कि इतने घातक थे। ये पुस्तक आपातकालीन संघर्ष गाथा माणिक चंद्र वाजपेयी जी और सहस्त्रबुद्धे जी के द्वारा लिखी गई है। इतना मोटा ग्रंथ है, और इसमें मालूम होता है कि ऐसे ऐसे उदाहरण भी उस समय देखने को मिले थे। अनेक नेताओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई थीं। यदि उन्होंने पानी मांगा तो सावरकर जी की भांति उनको पेशाब दे दिया गया था। ये दर्दनाक घटनाएं थी। स्नेहलता नाम की एक पत्रकार को केवल इस बात के लिए उत्पीड़ित किया गया था कि उनके जॉर्ज फर्नांडीज से निकट के संबंध थे, और जॉर्ज फर्नांडीज उस समय भूमिगत हो गए थे। उनको गिरफ्तार कराने में तुम हमारी सहायता करो।
8 महीने उन पर इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार किए गए कि जो बोले सुनाए भी नहीं जा सकते। वह स्वयं लिखती हैं कि मुझे पहले दिन ही निर्वस्त्र कर दिया गया था अनेक लोगों के सामने। उसके बाद के क्या क्या अपराध पूर्ण अत्याचार रहे होंगे, उनकी कल्पना आप कर सकते हैं। उस महिला पर 8 महीने के अत्याचारों के बाद जनवरी 76 में उसको छोड़ा गया। 76 में छोड़ने के बाद 5 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी जब शरीर में कुछ नहीं रहा था तब उनको वहां से ये सोच करके छोड़ दिया था कि मरना तो है ही, बाहर भेज दो। 5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो मृत्यु नहीं थी, वो हत्या थी। उससे पहले उनके बारे में ये भी लिखा गया है कि उनको एक ऐसे स्थान पर रखा गया था जहां पर एक व्यक्ति भी नहीं रह सकता। लेटने बैठने का भी कोई उसमें इंतजाम नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कितना अपने आप को आतंकित, भयभीत समझा होगा, माना होगा, ये विचार किया जा सकता है। देश के बड़े नेताओं ने, जिसमें देवकांत बरुआ की मैं बात कर रहा था, बंसीलाल की बात कर रहा था, सिद्धार्थ शंकर रे की बात कर रहा था, संजय गांधी की बात कर रहा था, इन जैसे चाटुकारों ने उस समय ये चाटुकारिता करते हुए इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लागू करने के लिए प्रेरित किया। और इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इस बात के लिए दबाव में लिया कि आप देश में इमरजेंसी लगाइए। इमरजेंसी के प्रावधानों पर, इमरजेंसी लगाने के उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए फखरुद्दीन अली अहमद कांप उठे थे। उनकी आत्मा उनको इस बात के लिए अनुमति नहीं दे रही थी कि वह इस समय देश में आपातकाल लागू करें। इसके उपरांत भी उन पर दबाव बनाया गया, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जब इमरजेंसी काल में संजय गांधी का बुलडोजर चला तो कुछ मुसलमान एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने के लिए गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने यह कहा कि आपने इमरजेंसी के उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर क्यों किए। इस पर फखरुद्दीन अली अहमद ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आया, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं कर क्या रहा हूं और मुझसे ये गलती हो गई। तभी एक व्यक्ति ने, उत्साही व्यक्ति था, पीछे से जोरदार शब्दों में कहा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आप मर क्यों नहीं गए थे, ये समझ में क्यों नहीं आया था आपके। इमरजेंसी के उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले तुमको मर जाना चाहिए था। देश के राष्ट्रपति से इस प्रकार की बातें कहना बहुत बड़ी बात थी और इस बात ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को भीतर तक आंदोलित कर दिया था, बहुत दुख पहुंचाया था। वह समझ गए थे कि देश की जनता में क्या परेशानी चल रही है और तुझे इतिहास किस दृष्टिकोण से देखेगा। वो देश के राष्ट्रपति थे, इसके उपरांत भी वह सोने के पिंजरे में बंद एक ऐसे
पक्षी थे जो तड़प रहा था अपनी उड़ान के लिए। इस प्रकार के व्यंग्य बाणों ने उनको बहुत कष्ट पहुंचाया और उनकी राष्ट्रपति रहते हुए मृत्यु हो गई। वह मृत्यु भी एक प्रकार से हत्या थी, क्योंकि उनको इस बात के लिए टॉर्चर किया गया था। लेकिन इतिहास इस प्रकार के वर्णन को कहीं आपके सामने लाएगा नहीं। इतिहास से वो बुलवाया गया जो उस समय के लोगों ने अपने लिए उचित समझा था। और यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। इतिहास के साथ इसी प्रकार की ज्यादतियां होती रही हैं। स्नेहलता जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपने संस्मरणों में कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोठरी से कुछ दूर बनी हुई एक कोठरी में से रात को एक महिला की चीख पुकार सुनाई दिया करती थी। हम ये नहीं समझ पाते थे कि वो महिला है कौन, लेकिन उन पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों की चीख पुकार अवश्य हमको सुनाई दिया करती थी। डायरी उनके द्वारा लिखी गई थी, यानी स्नेहलता जी के द्वारा, और स्नेहलता जी ने उस डायरी में अपने कुछ संस्मरण व्यक्त किए थे, लिखे थे, जिनके बाद ये पता चलता है कि उन पर किस प्रकार के अत्याचार वहां पर किए गए थे। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा की बात देवकांत बरुआ कर रहे थे, और वो देश का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सामने रख रहे थे कि मुझे कुछ समय के लिए आप प्रधानमंत्री बना दो, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इस प्रकार की स्थिति में जाएं और देश के लिए कोई नई समस्या पैदा करें। तो मैंने बताया कि उस समय संजय गांधी ने क्या कहा था। जब देवकांत बरुआ को इस बात की जानकारी हुई कि तेरा जो कुछ कहा गया था उस पर संजय गांधी ने कठोर संज्ञान लिया है और इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लागू करने के लिए प्रेरित किया है, तब उसने गिरगिट की भांति रंग बदलते हुए तुरंत जो है ये डायलॉग उस समय दिया था, ताकि तेरी चाटुकारिता के सामने तेरा कहा हुआ शब्द, तेरे द्वारा कहा गया सेंटेंस, वाक्य धूमिल हो जाए। उसने और भी अधिक अपने आप को इंदिरा गांधी का वफादार दिखाने के लिए तब ये कहा था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इस पर जितने भर भी उस समय के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, सबने अपनी अपनी सहमति व्यक्त की। इससे पता चलता है कि इंदिरा गांधी किस स्थिति में ले जाकर के सारे नेताओं को नपुंसक बना चुकी थी। उनका पूरा प्रयास था, जिसे वो इमरजेंसी लागू करने से पहले ही तैयार कर रही थी। पीएन हक्सर उनके एक अधिकारी थे और उस अधिकारी ने उनको ये मॉडल बताया, समझाया था कि आप देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लेकर के आइए और अपने पास अधिकारियों की एक टीम रखिए। वो टीम आपको बताएगी कि आपको देश को चलाना कैसे है। ये जो पार्लियामेंट में लोग चुन चुन करके भेजे जाते हैं, इनसे आपका काम नहीं चलने वाला। इंदिरा गांधी इस पर सहमत हो गई थी। उन्होंने अपने देश के शासन को प्रशासन में बदलने की तैयारी कर ली थी। जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका में वहां के शासन को प्रशासन कहा जाता है, रीगन प्रशासन, ट्रंप प्रशासन, बाइडेन प्रशासन,
एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों कहा जाता है कि जो आ गया अब सारी मशीनरी उसके लिए काम करेगी। आपके यहाँ पर लोकतंत्र में दूसरी स्थिति है कि प्रशासन अपने तरीके से काम करेगा और शासन अपने तरीके से काम करेगा। इसलिए शासन प्रशासन दोनों शब्द बोले जाते हैं। इंदिरा गांधी ने तैयारी की कि शासन प्रशासन में बदल जाए और प्रशासन ही हावी हो और उस प्रशासन की हेड मैं बनूं। इसलिए स्थायी रूप से आजीवन देश का राष्ट्रपति बनकर के मैं शासन करती रहूं। इसीलिए समझ लीजिए आप, इसीलिए उन्होंने देश के संविधान के मौलिक स्वरूप में, मूल ढांचे में परिवर्तन करते हुए जो लोग आज संविधान की रक्षा की बात करते हैं वो इस तथ्य को विशेष रूप से सुने। इंदिरा गांधी ने देश के संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसमें समाजवादी शब्द ला करके स्थापित किया। ये समाजवादी शब्द आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मानने वाले इस देश में बहुत हैं। और वो लोग भी हैं जो इंदिरा गांधी के विरोधी हैं, वो भी मानते हैं समाजवादी आने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक शब्द ने ही देश के संविधान के निर्माताओं के उस संकल्प को मिट्टी में मिला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संविधान के मूल ढांचे के साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने शब्द डाला था लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक का अभिप्राय था कि लोक ही हमेशा ऊपर रहेगा, तंत्र नीचे रहेगा, और जो तंत्र चलेगा वो लोक के अनुसार चलेगा, जिसको देश की सामान्य इच्छा कहा जाता है। देश की पब्लिक की इच्छा क्या है उसके अनुरूप कार्य होगा, ना कि देश के एक व्यक्ति के द्वारा। लेकिन यूएसएसआर जो उस समय का सोवियत संघ था और चीन में जिस प्रकार की शासन प्रणाली काम कर रही थी वो एक व्यक्ति की थी। एक व्यक्ति ऊपर हो जाएगा, जैसे आज पुतिन और शी जिनपिंग को आप देख रहे हैं, ऐसा ही कार्य और ऐसी ही कार्यशैली उनकी प्रारंभ से रही है कि एक व्यक्ति सर्वोपरि हो जाता है, एक पार्टी का तंत्र वहां पर चलता है। उसमें भी एक व्यक्ति अपने आप को स्थायी कर लेता है कि जब तक मैं हूं अब तब तक मैं रहूंगा, यानी कि मैं राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को हमेशा के लिए नियुक्त करता हूं। तो समाजवाद से नेहरू जी प्रभावित थे, इस प्रकार के समाजवाद से, और उस समाजवाद को देश के संविधान में उस समय के कम्युनिस्टों के प्रभाव से और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के प्रभाव से देश में आगे चल करके वामपंथियों को खुला खेलने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के रूस ने ये काम देश की उस समय की प्रधानमंत्री से करवाया कि आप अपने देश के संविधान की प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द डालिए। प्रियम्बल को बदलने की व्यवस्था नहीं थी, इसके उपरांत भी देश के संविधान की प्रियम्बल को बदलने का काम किया गया। यहां से समझिए कि देश के संविधान की हत्या करने का कितना घृणास्पद कार्य वह किया गया था। अपने आप को देश और देश की घटनाओं से निरपेक्ष रखने की प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए। एक शब्द भी कितना घातक हो जाता है और देश की दिशा को बदलने में कितनी कारगर भूमिका निभाता है, इसको इस एक शब्द से समझ लेने में हमको सुविधा मिलेगी। इंदिरा गांधी ने ये करके दिखाया। 24वां संवैधानिक संशोधन उनके द्वारा किया गया, जो देश के
संविधान के मूल ढांचे के साथ किया गया खिलवाड़ था और उन्होंने उसे संपन्न करके दिखाया था। इस घटना के बाद जब देवकांत बरुआ ने उनकी आरती उतारी और चाटुकारिता के वो शब्द कहे, तो उसके बाद जब जेल में बंद पड़े हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां से एक कविता लिखी थी। अटल जी की उस कविता के शब्द उस समय की राजनीति की इस प्रकार की चाटुकारिता की भावना पर किया गया तीखा व्यंग्य बाण था। साथ ही अटल जी की इस बात से, इन पंक्तियों से यह भी पता चलता है कि अटल जी और उनके साथी, चाहे वो मोरारजी देसाई ही क्यों न थे, जॉर्ज फर्नांडीज ही क्यों नहीं थे, इतने अत्याचारों के उपरांत भी वह अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने उस समय लिखा था कि इंडिया एक है, इतिहास बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई चमचों के सरताज। इंडिया एक है, इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई चमचों के सरताज। आगे लिखते हैं वो, चमचों के सरताज किया भारत अपमानित, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्य। कह के दी कविराय स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। कोई भी हमारी माँ भारती के समान नहीं हो सकता, यानी इंडिया और इंदिरा एक नहीं हो सकते। इस बात का जवाब इन कठोर शब्दों में अटल जी ने दिया था। और ऐसा नहीं था कि उस समय देवकांत बरुआ ही इस काम को कर रहे थे। देवकांत बरुआ से अलग भी कुछ लोग थे। यहां तक कि उस समय की न्यायपालिका में बैठे कुछ लोग भी ऐसे थे जो देश की उस समय की तानाशाह बन चुकी शासिका अर्थात इंदिरा गांधी की आरती उतारने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे। देश के लोगों के संवैधानिक मूल अधिकारों का हनन कर लिया गया था, उनको स्थगित कर लिया गया था। देश के संविधान के अनुसार न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया था कि वह प्रत्येक परिस्थिति में यह देखने का काम करेगी कि देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। तो उन परिस्थितियों में ये देश की न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती थी कि वह देश के संविधान के अनुसार लोगों को मिले मौलिक अधिकारों पर अपनी स्पष्ट टिप्पणी करे, और यदि उनका हनन हो रहा है तो उनकी रक्षा करने के लिए अपने आप को आगे लाने का काम करके दिखाया, अपने आप को प्रस्तुत करे। परंतु वहां पर भी पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी इंदिरा गांधी की आरती उतारने में लगे हुए थे। देश के लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ जो कुछ हो गया था उस पर उनकी सहमति थी। 2011 में उनको अपने किए पर पश्चाताप हुआ था, जिस समय वह सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन चुके थे। आफ्टर रिटायरमेंट उनको अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हाँ वो जो मैंने उस समय कहा था वह गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझको। लेकिन उनकी कार्यशैली से, उनके वक्तव्यों से पता चलता है कि देश की न्यायपालिका भी अपनी गरिमा को खत्म कर चुकी थी। देवकांत बरुआ जी महाराज ने अपनी चाटुकारिता का और भी अधिक परिचय देते हुए, इंदिरा गांधी जब 59 वर्ष की हुई
तो देश के नामचीन 59 कवियों को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि आप इंदिरा गांधी का गुणगान करते हुए कविता भेजिए। देश के 59 कवियों के द्वारा 59 कविताएं देश की प्रधानमंत्री के 59वें जन्म दिवस पर एक ग्रंथ के रूप में उन्हें प्रस्तुत की जाएंगी। उस ग्रंथ को यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चाटुकारिता किस स्थिति तक पहुंच गई। इसको कहते हैं देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या कर देना। सारा का सारा एक व्यक्ति के चरणों में ला करके केंद्रित कर दिया गया। और तब कर दिया गया कि जब देश के सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि देश में आपातकाल लागू किया जाना इन इन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है। उससे पहले 1962 में जब देश पर चीन ने हमला किया था, तब थोड़ी देर के लिए देश में आपातकाल लगाया गया था। 1971 में भी देश में आपातकाल लगाया गया था जब देश पाकिस्तान के साथ युद्ध में लगा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में देश के मौलिक लोगों के मौलिक अधिकारों को थोड़ी देर के लिए इसलिए स्थगित कर दिया जाता है कि अब आप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कोई ऐसा काम न कर जाए जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। मुझे लिखने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है। जैसे मुझे अधिकार है वैसे ही आपको भी अधिकार है। लेकिन देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता हो तो वहां पर हम रुक जाएंगे। सामान्य परिस्थितियों में हम कई बार वहां भी जाकर के बता देते हैं कि ये बात गलत थी या ऐसे होना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब देश के सामने कोई नई समस्या खड़ी हो, कोई शत्रु देश पर आक्रमण कर रहा हो, उन परिस्थितियों में हमारा ये बोलने का और लिखने का अधिकार प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कहीं हम भावातिरेक में कहीं अधिक ना कुछ लिख जाएं। तो ऐसी घटना 2 बार हो चुकी थी। 1962 में हो गई थी, 1962 से पहले, उसके बाद 1971 में हुई थी। अब तो कोई परिस्थिति नहीं थी, केवल एक न्यायालय के जजमेंट के आधार पर देश को उस आपातकाल में झोंक दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली में एक बड़ी सभा की थी और उस सभा में निर्णय लिया गया था कि इंदिरा गांधी यदि अपने आप नहीं हटती हैं तो हम हटाएंगे, जनता आएगी, जनता से सिंहासन खाली कराएगी। उस ऐतिहासिक रैली से इंदिरा गांधी के पांव उखड़ गए थे। उनको लगा था कि अब जनता तुझे हटा देगी। और ये हुआ क्यों था? वो जजमेंट तो इसका एक कारण था ही। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी के भीतर नेतृत्व के गुण नहीं थे, उनके भीतर नेतृत्व के गुण थोपे गए थे उनके पिता के द्वारा। जब वह देश की बड़ी पार्टी अर्थात कांग्रेस की अध्यक्ष नेहरू जी के जमाने में बनाई गई, तो उस समय भी एक ऐसे ही आरती मंडल, मंत्रिमंडल नहीं, आरती मंडल की एक बैठक बुलाई गई थी। उस आरती मंडल में यह निर्णय लिया गया कि देश की इस बड़ी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अगले अध्यक्ष पर चर्चा करते हुए किसी बड़े नेता ने कहा कि अभी इंदिरा गांधी थोड़ी अस्वस्थ हैं, नहीं तो वह भी ठीक थी। उसने नेहरू का मन टटोलने के लिए ये कहा। इंदिरा गांधी के बारे में उनके क्या विचार हो सकते हैं, नेहरू के विचार क्या हो सकते हैं, इस बात को जानने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तो नेहरू जी ने कहा कि स्वास्थ्य कोई कारण नहीं है। यदि वह काम करेगी और अपने आप को व्यस्त रखेगी तो
समस्या का समाधान हो सकता है। इसका मतलब था कि नेहरू जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी इच्छा क्या है, और इतना कहने के पश्चात ही वो सभा समाप्त हो गई थी। तो इंदिरा को इस प्रकार से कांग्रेस की अध्यक्ष बना करके नेहरू ने अपनी उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया था। वहीं से इंदिरा गांधी ने देश के बड़े नेताओं का अपमान करना आरंभ कर दिया था, इसी पैटर्न पर जिस प्रकार से उनके शासन काल में उनके बेटे संजय गांधी ने लोगों को अपमानित करना आरंभ किया था। तो जहां मानसिकता इस प्रकार की होती है कि वह दूसरों को सहन नहीं करना चाहती, दूसरों को अपमानित करना चाहती है, वहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। वहां पर देश के संविधान के प्रावधानों को अलग रख दिया जाता है। देश के संविधान को अपने अनुकूल तोड़ने मरोड़ने का काम किया जाता है, और ऐसी स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से राष्ट्रहित में उचित नहीं कही जा सकती। लेकिन ये सब हमारे देश में हुआ, और जिन लोगों को ले जाकर के कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने उस समय जेलों में डाला था, उनके अत्याचारों को, उन पर किए गए अत्याचारों को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो उस समय अत्याचार किए गए थे वो ब्रिटिशर्स के पैटर्न पर किए गए थे, वो मुगलों के पैटर्न पर किए गए थे। तब आपको पता चलेगा कि देश का इतिहास किस प्रकार से चाटुकारों के माध्यम से जब लिखा जाता है तो वह सच्चाइयों को कितना पीछे छोड़ देता है। और यदि हमारे सामने की ये घटना जो अभी 50 वर्ष पहले हुई थी, यदि इसके इन तथ्यों को इतिहास से दूर कर दिया गया है, फेंक दिया गया है, तो फिर जो 500 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उनके साथ क्या हुआ हो। यहीं से इतिहास के बारे में ये कहावत स्थापित होती है, पुख्ता होती है, मजबूत होती है। इतिहास हमेशा विजेता का लिखा जाता है। इंदिरा गांधी को विजेता दिखाया गया और बता दिया गया कि आप वो पढ़िए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, और हमने वही पढ़ा। आज हमको इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि इतिहास के साथ की गई छेड़छाड़ को, किए गए महान अत्याचार को हम नहीं होने देंगे। देश के इतिहास, देश के संविधान के साथ जो 1974 में इंदिरा गांधी ने किया कि उसके मूल ढांचे को परिवर्तित किया गया, वह एक राष्ट्रीय अपराध था। देश प्राचीन काल से लोकतांत्रिक विचारों में विश्वास रखने वाला रहा। देश के संविधान के साथ किए गए इस खिलवाड़ के बाद दिखने में तो ऐसा लगा कि जैसे हम पूंजीवादी समाजवादी लोकतंत्र में रह रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल क्या हुआ? प्रैक्टिकल में हम पूंजीवादी लोकतंत्र की ओर चले गए, जिसका परिणाम हुआ कि देश के आर्थिक संसाधनों का 80%, 70% भाग देश के 8,000 लोगों के पास रह गए। आज हमको ये भाषण दिए जाते हैं कि अमुक कमेटी में इतने दलित नहीं है, इतने फला नहीं, इतने फला नहीं। देश का बजट तैयार होता है,
देश के बजट के लिए भी भाषण दिया जाता है कि मुझे बताइए कि इसमें 20 अधिकारी जिन्होंने इस बजट को तैयार किया है, उनमें से कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने फला हैं, कितने फला हैं। अरे अभी 11 साल पहले जब सत्ता आपके हाथों में थी तो तुम्हारे बजट तैयार करने में कितने एससी एसटी और ओबीसी रहा करते थे। एक नया नाटक तैयार किया जा रहा है आपको भ्रमित करने का। आप जातियों में बट जाइए, जातियों की ज्योतियों में दाल बांटिए। प्रतिभा देश को शासित करेगी, अनुशासित करेगी, आगे लेकर के चलेगी, इससे हटा दिया जा रहा है आपको। देश के संविधान के प्रावधान हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में नागरिकों के मध्य जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देश की बड़ी पार्टी का एक नेता ये कह रहा है, ये पूछता है कि इस कमेटी में एससी एसटी ओबीसी कितने थे। इसका अभिप्राय है कि सीधे जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कार्य को देखा जा रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। इन परिस्थितियों पर, इन तथ्यों पर, देश के इस प्रकार के घटनाक्रम पर, घटना चक्र पर हमको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए और जागरण का कार्य करना चाहिए। क्योंकि देश को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की अंध परंपरा में नहीं फंसना चाहिए। सांख्य दर्शन के ऋषि ने कहा है, उपदेशोपदेष्टत्वात् तत् सिद्धिरत रथा अंत परंपरा। जो आपने प्राप्त कर लिया है उस प्राप्त किए हुए को आगे पहुंचाइए, उसके लिए प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, मैं मुक्ति का अधिकारी हो गया, मैं अध्यात्म की परंपरा में डूब गया, रम गया। इससे काम नहीं चलेगा। मेरा भला हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, इससे काम नहीं चलेगा। सांख्य दर्शन का ऋषि उस समय कह रहा है कि आपको अपने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि जो आपने हासिल कर लिया उसको दुगुना तिगुना चौगुना करके बांटना है, सबके सामने डाल देना है, ताकि अन्य लोग भी किसी प्रकार की अंध परंपरा का शिकार न हो जाए। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में भी बांटते चलिए, समाज के क्षेत्र में भी बांटते चलिए। जितनी विभूतियां, जितनी प्रतिभाएं आपके पास आती जाए उनको बांटिए, दीजिए दूसरों। इस घातक बीमारी से बाहर निकलना चाहिए कि गुरुजी ने लास्ट में जाकर के कान में फूंक मारी और कहा कि जीवन को सफल बनाना है तो बस ऐसे ऐसे कर लेना। सारे जीवन गुरुजी अपने पैर दबवाते रहे, सिर दबवाते रहे, हाथों को दबवाते रहे, सेवा करवाते रहे। कभी शिष्यों को बैठ करके ये समझाया नहीं, बताया नहीं कि जीवन सही दृष्टिकोण से कैसे जिया जा सकता है। अंतिम समय में जाकर के किसी एक पात्र के कान में जाकर के फूंक मार दी, इससे काम नहीं चलेगा। फूंक मारिए, रोज मारिए, सबके सामने मारिए। इसलिए मारिए कि ताकि उनका भी कल्याण हो, उनको भी मालूम हो। ये भारत की परंपरा है। इसलिए भारत की इस परंपरा का अनुकरण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें निर्णय लेना चाहिए कि देश को जगाने के लिए लोगों का आवाहन करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तभी देश बचेगा, तभी देश की सभ्यता बचेगी, तभी देश की संस्कृति बचेगी, तभी देश का संविधान बचेगा। जो लोग संविधान की आड़ में संविधान के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बातें करते हुए संविधान की हत्या करते रहे हैं, उनसे देश की संस्कृति के लिए, देश की सभ्यता के लिए, देश के राष्ट्र धर्म के लिए क्या खतरा हो सकता है, ये बताना, ये लोगों को समझाना
हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, इससे पीछे ना हटें। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक परिवेश में जो तनाव और घुटन बन रहा है, और उसमें किस प्रकार से भारत की मान्यताओं का खिलवाड़ करने का काम देश का विपक्ष कर रहा है, उस पर भी प्रकाश डालना समय की आवश्यकता है। लोगों को जागरण करना, उनसे लोगों को परिचित कराना हमारा सबका दायित्व बनता है। मैं इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपातकाल के संबंध में और उस समय जो घटनाएं घटी है, हम लोग तो उस समय इतने परिपक्व नहीं थे, परंतु निश्चित रूप से वो घटनाएं जो घटी थी, जिस तरह से समाज में उसका प्रभाव पड़ा था, वो थोड़ा थोड़ा महसूस किया है। और जैसा कि आपने कहा कि ये चाटुकार लोग जो है वो उस चीज को बढ़ाने में लगे थे, उसी तरह संजय को भी उनके साथ भी ऐसी ही थी। पर सर एक बात जो है, भगवत जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो भगवती सर है, जिसके जिनके संबंध में आपने कहा, पर उनके 80 के दशक में तो उनके पेपरों में बहुत बड़ाई होती थी कि उन्होंने ऐसा जनता के लिए किया है कि वो कुछ एक शायद जनहित याचिका या कुछ पोस्ट आप कार्ड पर ही आप जनहित याचिका डाल सकते, तो उसके संबंध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, कृपया आप बताएं कि वो क्या था। जी हो। आदरणीय रमेश जी, मेहरा साहब, ये जो पुस्तक मैं आपको बता रहा था, जी हो। आपातकालीन संघर्ष गाथा और इंदिरा गांधी पर लिखी गई इंदिरा फाइल्स, दोनों पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। सारा कुछ उसमें प्रमाणिक आधार पर लिखा गया है। ये ठीक है कि उन्होंने अपने दायित्वों का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सही संपादन किया, लेकिन उससे पहले किस प्रकार के रास्तों से वो वहां पहुंचने में सफल हुए, वो भी हमको समझना चाहिए, और वो इन पुस्तकों के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ या बोलता हूँ, निश्चित रूप से किसी न किसी पुस्तक के माध्यम उस से। पर मुझे, आपके उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वो जो उन्होंने कहा और जो 80 के दशक में बहुत पेपर में कहा गया, उसके संबंध में मेरी बात थी सर, और कुछ नहीं। जो जी, वो आपने क्या, कहा वो तो जी। क्या था वो आपका? ने कुछ जनता के लिए एक पोस्ट कार्ड पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार करने के लिए शायद ऐसा कुछ निर्णय दिया था कि एक पोस्ट कार्ड पर ही वो याचिका मानी जाएगी। ऐसा कुछ था क्या, नहीं था? ऐसा कुछ पढ़ते थे हम। नहीं नहीं, वो इनके समय में नहीं आया था। जी। ये तो बाद में कानून बनाया गया था इस पर, जो है कि यदि ऐसा भी हो जाता है तो भी याचिका दायर कर ली जाएगी, ऐसा बाद में आया था, जी इनके जी समय की। जी। अब मैं आदरणीय पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन दें। जी हो। जी, नमस्कार सभी को। आज का जो सत्र है, आज के मुख्य वक्ता राकेश जी का अभिनंदन करते हुए, बहुत सारी बातें उन्होंने आज जो बताई हैं वो इतिहास में दबी थी, और हमें बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अधूरी जानकारी है, या जानकारी ऐसे भी थी कि हमें लगता था कि उस समय ये कार्य तो बहुत अच्छा है, इमरजेंसी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके साथ ही मैं अपना अनुभव ये बताता हूँ कि मैंने उस समय शायद 1975 के आसपास ही कोई एक आर्टिकल आया था, इलस्ट्रेटेड वीकली नाम की एक मैगज़ीन होती थी। मैंने उसको लाइब्रेरी में पढ़ा, और उसमें एक बड़ा-सा लेख लिखा हुआ था, बड़ी-सी फ़ोटो लगी हुई थी। उसमें लिखा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसमें मुंबई में उसमें काम करने वाले लोगों की एक बड़ी-सी भीड़ दिख रही थी, और ये लग रहा था कि ये आबादी का जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और उसी समय पर ये वो जो चित्र था वो दिमाग में घुस गया उस समय, और उस समय ये लगा कि ये
वाकई एक समस्या है और ये आज़ादी और ये इमरजेंसी के बहाने जो ये कार्य हो रहे हैं, नसबंदी हो रही है, ये शायद उसी समस्या का समाधान करने के लिए किया जा रहा है। तो हमें तो उस समय एक लगा कि ये सरकार तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरह से इसमें करना चाहिए क्योंकि एक समस्या का समाधान कर रही है। और हमारे मन में भी ऐसा था कि ऐसा लगता था कि क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी कि ये तो वाक़ई एक समस्या का समाधान करने के लिए जो अपेक्षा की जाती है सरकार से, वही काम सरकार कर रही है। नेतृत्व उसमें इंदिरा गांधी जी का था, संजय गांधी जी का भी उसमें था, लेकिन ये बाकी चीज़ें तो बिल्कुल अदृश्य थी, छुपी थी और जिसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी क्योंकि सेंसरशिप भी तो लागू हो गई थी, उसको तो जानकारी कोई मिल ही नहीं रही थी। ना ही कोई सोशल मीडिया था, जो भी जानकारी थी, अखबार के माध्यम से आती थी या रेडियो के माध्यम से आती थी, दोनों पर नियंत्रण सरकार का ही था। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमने इसको देखा और इसको अनुभव किया और फिर पता लगा कि 2 साल बाद तो तख्ता-पलट हो गया है, मतलब कि दूसरी सरकार आ गई है। तब फिर पता लगा कि कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन तब तक के भी इतनी परिपक्वता नहीं थी कि हम इसको विस्तार पूर्वक समझ लें और सारी चीज़ों को समझें। वो तो धीरे-धीरे आने वाले समय पर और कई समय तक के तो हम यही सोचते रहे कि ये जो भी था ये ठीक ही हो रहा है। लेकिन जब से और तथ्य सामने आए और किताबें सामने आई, सोशल मीडिया सामने आया, तब जाकर के विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में इस चीज़ों के ऊपर हमारी समझ और ज़्यादा विकसित हुई है। और इसी चीज़ को अब हम जब समझ पा रहे हैं, तब हम ये देख पाते हैं कि ये कितनी जो भी उस समय की घटनाएँ थीं, कितनी उसके पीछे की जो चीज़ें थीं, जो छिपी हुई थीं वो कितनी खतरनाक तरीके से अपना मोड़ लेती हैं, कितना अपना लेती हैं और कैसे एक छोटी-छोटी बातें भी एक पूरे राष्ट्र की दिशा को और उसकी दशा को बदल सकती हैं। तो ये चीज़ों के लिए हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमारे अपने भी कार्य क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कई बार ऐसा ही होता है। हमारा ऐसा नहीं कि ये राष्ट्र के साथ हो, ये चाहे राज्य की स्तर की सरकारें हों, चाहे वो जिला स्तर की सरकारें हों, चाहे कोई संस्था हो, सब में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। यानी दिखता तो आगे से कुछ और है लेकिन पीछे से चलाने वाले कई सारे जो किरदार हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं और जब पता लगता है, तब कई बार ऐसा होता है कि शायद ये देर हो गई है और क्योंकि वो समय तो निकल ही जाता है, तो ऐसा भी हमने अनुभव किया है। तो इन सब से हमें ध्यान देने की और इससे बचाव अपने करने की समय-समय पर आवश्यकता होती है और सभी को इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए कि ये जो पीछे से काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उनकी मंशाएँ में बेसिकली मुझे लगता है कि ये ह्यूमन नेचर है, ये लालच है, ये इसमें पैसों का लालच है, पद का लालच है, शायद प्रतिष्ठा का लालच है। इसके उपरांत ही इसी के लिए ही ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं और इस पर हम जो सत्य के रास्ते में अगर कोई चल रहा है, तो शायद वो किनारे में हो जाता है, उसका ज़्यादा नहीं रह पाता है। अब सवाल ये है तो इसका अब किया क्या जाए? अब मैं तो अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ, तो इसके लिए मैं राकेश जी से ही अनुरोध करूँगा कि हमें करना क्या है? क्या किया जाए ऐसे उसमें? क्योंकि ये केवल समस्या जो है ये ज्वलंत समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है, एक सोशल कैरेक्टर है, ये हमारा कैरेक्टर को दिखा रहा है, ये हमारे एक डिज़ीज़ भी है और इसमें कई तरह की चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, धन्यवाद। नमस्कार। मान्यवर पवन सर, मेरा निवेदन रहेगा कि अभी हम थोड़ी सी पिछली 4-5 साल की घटनाओं को देखें। हमको, आपको, यानी हमारे देश को घेरने के लिए चारों तरफ क्या क्या हो चुका है। अपने पड़ोसी देशों का थोड़ा सा अवलोकन करने करें, हम उनको दूसरे देश की घटना मान करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन सोरोस जैसे लोग और दूसरी शक्तियां जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, उन्होंने आपके चारों तरफ क्या क्या कर दिया है। बात पाकिस्तान की लीजिए, इमरान खान को हटा करके सत्ता पर सेना को कब्जे में ला दिया। शहबाज शरीफ, जो कि वहाँ का नेता नहीं है और जिसको जनता का
जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है उसको सत्ता में बैठा दिया है। वहां के देश के सैनिक शासक जो वर्तमान वहां का सेनाध्यक्ष है, जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल भी नियुक्त करवा लिया है, उसने देश के प्रधानमंत्री को नहीं हटाया है, लेकिन सत्ता अपने हाथों में है। और यही कारण है कि उस देश के सेनाध्यक्ष को अमेरिका का राष्ट्रपति अपने यहाँ लंच पर बुलाता है, प्रधानमंत्री को नहीं। ऐसा एक चमचा उनको हमारे देश के इस कोने पर मिल गया। दूसरी तरफ म्यांमार में चलिए, बर्मा में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। ये भी पिछले 4-5 साल की घटना है। श्रीलंका में भी यही हुआ, वहां भी बदल दिया गया। आपके पड़ोस के बांग्लादेश में भी यही हुआ, सरकार बदल दी गई। जो थोड़ी आपके प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति रखती थी, उस सरकार को बदल दिया गया, खत्म किया गया, क्योंकि उसको तोड़ करके एक नया देश बनाने की तैयारी की जा रही थी और उस देश पर अमेरिका अपना शासन स्थापित करके वहां पर अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, जिसे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लागू नहीं होने दिया, उसके सपने को साकार नहीं होने दिया। यही आपके पड़ोसी देश नेपाल में हुआ। ये सब क्यों हो रहा है? भारत को घेरा जाए, भारत विरोधी लोगों को देशों की सत्ताओं पर कब्जे में बैठा दिया जाए, बस हाथ का पंजा आपके ऊपर नहीं गड़ रहा, क्योंकि आपके पास में इस समय यदि मोदी के लिए कह दिया जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगेगा कि मोदी की आरती उतारी जा रही है, ये भी वही काम हो जाएगा। नहीं, आपके पास में कौन है? आपके पास में डोभाल साहब भी हैं इस समय, एस जयशंकर भी हैं, अमित शाह, मोदी की बात छोड़ दीजिए। उन लोगों के कारण आपके ऊपर पंजा नहीं टिकाया जा सका। अब देश के भीतर बैठे हुए वो लोग जो इन गतिविधियों पर अपनी सहमति देते हैं, अपने भाषण देते हैं और उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं, उनकी घातक सोच कितनी राष्ट्रघाती हो सकती है, ये विचार करने की आवश्यकता है और इस पर काम करने की आवश्यकता है कि जन जागरण इस दिशा में कितना आवश्यक है कि बहुत बड़ी तपस्या के बाद और बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद आपको एक ऐसा शासन मिला है जो देश की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, और जिसके रहते हुए देश की सशस्त्र सेनाएं इतनी मजबूत हो पाई हैं कि आज अमेरिका भी आपके सामने पानी भरता है। सारे संसार का वैश्विक नेतृत्व, देशों का नेतृत्व वाहियात लोगों के हाथों में है। मैं डंके की चोट कह रहा हूं, चाहे वो पुतिन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे दूसरे लोग हों, लेकिन सारे दुनिया के लोग यदि इस समय किसी एक विश्वसनीय नेतृत्व की ओर देखते हैं तो वो भारत का नेतृत्व है। और भारत के नेतृत्व के पीछे ऋषियों की वो मानस शक्तियां काम कर रही हैं, जिन पर लोगों को ये विश्वास होता है कि भारत यदि बोलता है तो सच बोलता है, मानवता के हक में बोलता है। यही कारण रहा कि यदि इस समय आपके देश का नेतृत्व थोड़ा सा कहीं दूसरी तरफ को झुक गया होता तो आज हम विश्व युद्ध के मुहाने पर नहीं बल्कि उसके बीच में खड़े होते। भयंकर विनाश चारों तरफ हो रहा होता। एक वैश्विक नेतृत्व आपके हाथों में है, आपके हाथ में है, आपके साथ में है, आपके देश में है। इन बातों का प्रचार प्रसार करना, दुनिया को बताना, और इस स्थिति को जो हमारे लिए सौभाग्य से बनी है और हमारे लिए गौरवप्रद है, इसको जो भंग करने वाली शक्तियां हैं, चाहे वो देश के भीतर काम कर रही हो, चाहे देश के बाहर काम कर रही हो, उनके इरादों को खोलना, एक्सपोज करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बताना चाहिए। जी धन्यवाद। जी ओम, बहुत सुंदर। आपने पवन सर की जो प्रश्न था उसका बहुत सटीक जवाब दिया है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का जो हैंडरेज है तो मैंने आदर सहित बुलाता हूं कि वो भी अपनी बात कहें। जी ओम। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है।
मैं जिस समय इमरजेंसी लगी उस समय एमएससी का छात्र था और बचपन से ही मुझे सोशल या पॉलिटिकल जो भी चेंजेस होते हैं वो पढ़ने का, समझने का, उस पर चर्चा करने का रुचि थी बचपन से। हमारे पिताजी भी, माताजी भी डिस्कशन करते थे, भले ही मैं देहात में रहता था। और उस समय तो मैं नागपुर में था एमएससी की पढ़ाई के लिए। आपातकाल की जो कुछ अच्छाइयाँ उस समय दिख रही थी कि सभी जो कर्मचारी थे वो अपने कुर्सी पे बैठते थे। नहीं तो आमतौर पर जो होता है कि बस आते बराबर साइन मारो और चाय पीने को जाओ और फिर शाम को भी शाम तक और 2-3 बार जाओ, ये बिल्कुल नहीं होता था। वो सब कर्मचारी अपने इसमें दिखते थे। जो मैं दोनों साइड बताता हूँ, तो ये एक अच्छाई थी। दूसरा कि जो फैमिली प्लानिंग की जो पार्ट थी वह भी बहुत बढ़ गया था, यानी उसका प्रचार प्रसार, और देहातों में भी फैमिली प्लानिंग करने के लिए लोग प्रोत्साहित हो रहे थे। लेकिन उसी के साथ में दूसरी जो बाजू थी कि पेट से पैदा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये जो मानसिकता अपने भारत में ही नहीं बाहर में भी कुछ देशों में हुई है, यह बहुत गलत है। क्योंकि पेट से पैदा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है उसकी मानसिक विकास उतना होता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुर्दैव की बात है कि जनता ने भारत में भी वो एक पार्टी के लिए कम से कम स्वीकार उस समय भी किया था, आज भी करते हैं। तो और देशों में भी किया जाता है, चाहे बिलावल का बेटा हो या और भी जगह पे देखा गया है। तो यह मानसिकता बदलने की जरूरत है निश्चित रूप से। मैं मुख्य बिंदु इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि हम आपातकाल की जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो व्यक्ति स्वातंत्र था उस पे गदा आ गई थी। लोगों को जो घटना ने जो स्वतंत्रता दी है उस स्वतंत्रता पे बहुत चेक आ गया था। लेकिन प्रशासन जो था वो प्रशासन में बहुत अच्छे से सुधार आया था, ये मैं देखता था। हम चाहते हैं कि आज मोदी जी के जमाने में भी प्रशासन में अगर सुधार लाना है तो शायद उसी प्रकार के कुछ व्यवस्था की जाए कि लोग ऑफिस में बैठे जनता के काम हो, उनके लिए ये हो, ये नहीं हो रहा है निश्चित रूप से। तो शासन में जो अच्छाइयाँ आती है, मोदी जी के काम के बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। उनके जैसा तो विश्व का आज कोई दूसरा नेता भी नहीं है। लेकिन प्रशासन पे आज जो ढील आ गई है, लोगों के मन की बात मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन की बात नहीं है, कि यह नहीं होना चाहिए। इसलिए कानून में कुछ प्रावधान हो, यह एक बात ये इमरजेंसी के चर्चा के माध्यम से आती है। और दूसरी बात आती है कि निश्चित रूप से कि भाई ऐसा कुछ प्रावधान निश्चित रूप से किया जाए कि पेट से जो प्रधानमंत्री बनते हैं या पेट से जो मुख्यमंत्री बनते हैं, कई पार्टियों के अपने देश में भी बन रहे हैं, सबको पता है। तो इसमें कुछ ना कुछ अगर कानूनन कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि भाई ऐसा ना हो, तो निश्चित रूप से हमारे देश का बहुत अच्छा भविष्य में विकास होगा। इस तरह का मेरे मन में बात आई, ये मैंने रख दी। धन्यवाद। जी ओम, बहुत अच्छा सर। आपने जो है आपातकाल में जो कुछ अच्छाई दिखी उसको भी आपने यहाँ पर बताया है, और निश्चित रूप से प्रशासन में कसावट होनी चाहिए, यह है। अब मैं निवेदन करता हूँ, समय तो लगभग 2 मिनट हमारे पास है। यदि सदन में किसी सज्जन का हैंड रेस होता है तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। और यदि जी मैं आदरणीय दिनेश सान्याल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी सान्याल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा आज की अलग तरह की चर्चा है, हालांकि सीखने की चर्चा और समझने की चर्चा है। लेकिन विगत 2-3 दिनों में एक चर्चा आम रही कि संविधान की हत्या इसी पखवाड़े में की गई। और मैं इस दौरान उत्तराखंड के ही कुछ गांवों में था, उधर नैनीताल के 1-2 गांवों में रहा। तो इसी चर्चा पे, यानी लोग गांव में चर्चा कर रहे थे, वहां एक बुजुर्ग वर्ग हमें मिले, कोई 80 वर्ष के किसान थे और एकदम जवान थे। वो कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, अभी भी हैं, और उस गांव के सभी अन्य सदस्य बीजेपी के सपोर्टर हो गए हैं।
लेकिन वहां पे विरोधाभास ये था कि वो जो समर्थक थे कांग्रेस के समर्थक थे धन सिंह जी, उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि अभी तक का जो नेतृत्व हुआ है मोदी जैसा नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना वोट तो कांग्रेस को देता हूं, लेकिन सारा समर्थन उनके कार्यों का करता हूं। मैंने कहा फिर वोट क्यों देते हैं, फिर जब सभी समर्थन बोले कि इसको जिंदा रखना है ना, क्योंकि मर रही है। और फिर वही इमरजेंसी की बात आई, संविधान की हत्या की बात आई, तो उन्होंने कहा कि मैं उसमें उस स्थिति में था कि हम सुन सकते थे और रेडियो पे इस तरह की लेकिन जो पाबंदी लगाई गई समाचार पत्रों पर और ये अन्य बातें भी कही गई हैं, ये बातें उन्होंने बताई। और ये उनका कहना था कि सबसे बड़ी उन लोगों के लिए ये जब उन्होंने बाद में सुना होगा कि सबसे बड़ी दुखदाई घटना ये रही कि इमरजेंसी के बहाने किसी एक तबके की नसबंदी की गई और दूसरे को छोड़ा गया। तो वो बहुत ही भावुक थे कि ये सबसे बड़ी दुर्दांत भावना रखी गई उस वाद के प्रति जिसको संविधान में छेड़छाड़ के बाद समाजवाद के रूप में रखा गया, कि उलट कार्य किया गया, समाजवाद रख करके भी उसका उलट कार्य कर दिया गया। तो ये बातें चर्चा के दौरान दूर ग्रामीण यानी जो रिमोट गांव हैं वहां से आई। तो ये भावनाएं लोगों के बीच रही हैं, लेकिन उसको उजागर कैसे करें, ये बातें उस समय नहीं थी। आज ये स्वतंत्रता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति देना लोकतंत्र जीवंत रखना जैसा ही है। और उसका मीडिया का, सोशल मीडिया का घोट देना भी एक इमरजेंसी ही है जो दिखी भी हमें। तो कम से कम इस समय लोग गाली दे रहे हैं, तो उनको स्वतंत्र जितनी गाली दे सकते हैं दें, इतना भी स्वतंत्रता है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए जैसी तो बातें तो होंगी। लेकिन वो दिख रहा है कि जो अंतिम अंतिम पंक्ति में आज खड़े लोग हैं एक सपोर्टर के रूप में, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं कि इसके बहाने हमने अपनी अभिव्यक्ति दी है, इसके बहाने हमने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है, तो कम से कम हमारे रहते रहते वो सांस लेता रहे। तो ये तो होना ही चाहिए कि हम सबसे पहले तो राष्ट्र आवश्यक है, पार्टियां दल वगैरह तो बात की बात है। तो ये बातें, ये भावनाएं मुझे ग्रामीणों से भी इस दौरान मिली। मैं यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन शब्द मैंने कुछ ज्यादा कह दिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत सुंदर शब्द ये सत्र रहा। धन्यवाद आदरणीय, प्रणाम। बहुत अच्छा सर, जो आपने जन भावना की बात की है। आदरणीय प्रदीप राज जी का हैंडरेज है, तो मैं बुलाता हूँ और समय हो गया है। जी आदरणीय प्रदीप राज जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। और इमरजेंसी जब लगी थी तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था होशंगाबाद में, तो उसका मुझे बहुत अनुभव है। मेरे मामा जी जो हैं, अच्छा सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज जिस सटीकता से आपने इमरजेंसी के बारे में बात की है, बहुत से अनछुए पहलू जो हमें नहीं पता थे उनको आपने बहुत अच्छे से हमको ज्ञान कराया, तो उसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं आपको कि हमें जो चीज़ नहीं पता थी वो भी पता लगी कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। और मैं उसका बहुत भुक्तभोगी हूँ। होशंगाबाद में पढ़ता था, मेरे मामा जी को पकड़ के और जेल में बंद कर दिया गया था। मीसाबंदी कहलाते थे वो लोग उस समय, मीसाबंदी है ये। और बाद में हालांकि उनको बेनिफिट भी मिला था उसका, जब छूटने के बाद कुछ उनको पैसा वैसा कुछ तो भी जमीन अमीन कुछ मिली थी। किंतु उस समय जो परिस्थिति थी और उनसे जो मिलने वाले लोग आते थे वो मेरे यहाँ रुकते थे, और मैं किस तरह परेशान होता था। उनको लेके जाते थे वकील के पास, फिर वकील उनको परमिशन लेते थे और एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन उनको 2 मिनट के लिए मिलने दिया जाता था, कभी कभी तो मिलने भी नहीं दिया जाता था। तो उन परिस्थितियों में बहुत अच्छे से अवगत हूँ, यही बताना चाह रहा था। धन्यवाद। जी ओम,
हम लोगों को तो उसका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं, परंतु जो आपने महसूस किया है वो आपने बताया। निश्चित रूप से आपातकाल में इस तरह की चीज़ें हुई है, जैसा कि आदरणीय राकेश जी ने बताया, और शायद जो बताया उससे कहीं ज़्यादा हुई है, ऐसा महसूस होता है। और हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, छोटा नगर था तो बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु बड़े शहरों में दिल्ली जैसे जहाँ जो राजधानी है वहाँ क्या हुआ होगा हम कह नहीं सकते जी। और आज के सत्र के लिए मैं सभी का आभार मानता हूँ। समय हमारा हो गया है, तो राकेश जी ने जो अनछुए जानकारी दी है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से हमारा सदन जो है निश्चित रूप से उस पर सोचेगा, विचारेगा, और जो आपने पुस्तकें बताई है उनसे कहीं से प्राप्त कर उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावना के साथ सभी को नमन, और आज का हमारा सत्र हम समापन करते हैं। जी हो। जी ओम।